शादी के 10वें दिन जब राजा अपनी बीवी के साथ हनीमून सेल्फी ले रहा था, उसी पल सोनम के फोन पर मैसेज आया, कुल्हाड़ी पहुंच गई, आज रात खत्म करो। शादी जैसे पवित्र बंधन में जब 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, उसी दौरान सोनम के दिमाग में अपने पति को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। जहां राजा का दाह संस्कार हो रहा था, उसी चिता से 10 कदम की दूरी पर वो शख्स भी खड़ा था जिसके लिए सोनम ने ये पूरा का पूरा कुकर्म रचा था। हनीमून के वक्त भी सोनम हर 15 मिनट में अपने हत्यारे प्रेमी को अपनी लाइव लोकेशन भेज रही थी। शादी के वीडियोस में करीब 27 बार रेड सिग्नल मिला, जिसे राजा के परिवार ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। देश भर में लोगों का बस एक ही सवाल है कि अगर राजा उसे पसंद नहीं था तो उसने मना क्यों नहीं किया। पहले अतुल सुभाष, फिर सौरभ और अब राजा रघुवंशी। आखिर कब थमेगा ये सिलसिला? बीते कुछ दिनों से देश भर के लोगों में बस एक ही चर्चा चल रही थी कि जब राजा पसंद नहीं था तो शादी ही क्यों की। इंदौर का वो 29 साल का लड़का राजा रघुवंशी, जिसे खुद उसी की पत्नी ने हनीमून के दौरान मेघालय में उसकी हत्या कर दी। हम सभी ने अपने परिवार और आसपास में होने वाली शादियों में ये ज़रूर देखा होगा कि विदाई के दौरान लड़कियां कैसे अपने परिवार के भाई बहन, माता पिता से लिपटकर कैसे रो रही होती हैं। लेकिन अब ये परिभाषा पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है। बीते कुछ महीनों या यूँ कहें साल भर से लगातार आ रही इस तरीके की खबरों ने लड़कों के परिवार वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस बेटे को वो धूमधाम से शादी करवा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें एक दिन पंखे से लटका हुआ मिले, या ड्रम में सीमेंट के बीच सना हुआ मिले, या उसकी लाश जंगल में ऐसी हालत में मिले जिसे पहचान पाना भी मुश्किल हो जाए। आज हम परत दर परत उस कहानी को डिकोड करेंगे जिसमें कातिल कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि वो उसी सिंदूर में छुपा था जिसे लगाते वक्त राजा रघुवंशी ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं। हत्या सिर्फ राजा रघुवंशी की नहीं हुई, बल्कि उस भरोसे की भी हुई जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं। शादी के दौरान रस्मों की जो वीडियोज सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, उसमें साफ झलक रहा है कि ये परिवार इस शादी से कितना खुश था। शादी में शामिल हुए लोग ट्रांजिशनल वीडियोस के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, जिसमें खुद राजा भी दिखाई दे रहा था। लेकिन लोगों को ये कहाँ पता था कि जो मुस्कान और खुशी आज इन वीडियोस में कैद हो रही है, कुछ दिन बाद वो सुर्खियां बनकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर समाज किस ओर मुड़ चला है? रिश्ते, नाते, शादी, विवाह, आखिर इंसान भरोसा करे तो किस पर करे, जब सिंदूर जैसे प्रेम के प्रतीक में छिपकर ही कातिल आपके हमारे बीच उसी घर में घूम रहा हो। इसलिए अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज की वो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में जहां रिश्ते नाते सब सोशल होने की बजाय सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, तो शादी भी किसी जुए से कम नहीं रह गई। सही लड़की मिली तो परिवार में खुशियों की कमी नहीं होगी, लेकिन वही लड़की सोनम या मुस्कान जैसी निकल गई तो परिवार को मातम के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। उसकी बहन का ये बयान सबसे पहले आपको सुनना चाहिए, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और वो पहले से ही किसी और से प्यार करती थी, तो उसने इस शादी को करने से इनकार क्यों नहीं किया। शादी के दौरान उसने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करनी और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? इसके बाद राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को लेकर जो सवाल उठाए, वो भी साफ दर्शाता है कि ये परिवार जो चंद दिनों पहले खुशियों में डूबा था, उसी परिवार में आज गम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम सब ने सुना है कि प्यार अंधा होता है, चाहे आप मुस्कान की बात कर लें या सोनम की।
जिस प्यार के लिए इन्होंने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया, वो ना तो पढ़े लिखे थे और ना अपने करियर या जिसे हम सोसाइटी में स्टेबल होना कहते हैं वो ये भी नहीं थे। जहां सोनम अपने पति राजा रघुवंशी, जिसकी लाइफ भी सेटल हो चुकी थी, परिवार भी रईस था, अच्छा खासा बिजनेस भी था, यूं कहें उसकी हैसियत इतनी थी कि वो सोनम को जिंदगी की हर खुशियां दे सकता था। फिर प्यार का ऐसा कौन सा नशा चढ़ा कि इस इंसान को हासिल करने के लिए राजा को इस कदर मौत के घाट उतारा कि उसकी पहचान उसकी शक्ल से नहीं बल्कि उसके हाथ पर बने टैटू से हुई। 11 मई को राजा और सोनम की शादी होती है। फिर हफ्ते भर बाद ही सोनम अपने पति से कहती है, मुझे पहाड़ों की वादियां देखनी है और मैं मेघालय जाना चाहती हूँ। शादी के बाद पत्नी ने पति से पहली बार कहीं जाने की बात की, जिसे राजा इनकार नहीं कर सका और फिर मेघालय जाने के लिए टिकट बुक हो जाती है। राजा को कहाँ से पता था कि ये टिकट वादियां घूमने के लिए नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करने के लिए बुक की जा रही हैं। राजा और सोनम जब मेघालय पहुंचे उसके बाद राजा की मां ने कई बार अपने बेटे के पास बात करने के लिए फ़ोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। परिवार ने सोचा शायद पहाड़ी इलाका होने की वजह से दिक्कत आ रही होगी। फिर एक दिन सोनम ने खुद राजा की मां को फ़ोन मिलाया, लेकिन इससे पहले कि मां अपने बेटे के बारे में कुछ पूछ पाती वो फ़ोन कट गया। कई दिन बीत गए, फिर परिवार को चिंता होने लगी। मेघालय पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन उसका कुछ खास असर तब तक नहीं हुआ जब तक एमपी पुलिस ने खुद दबाव डालते हुए मेघालय पुलिस से बात नहीं की। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मेघालय की पहाड़ियों में पुलिस ने रात और दिन एक कर ढूंढना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक लाश मिलती है जिस पर धारदार हथियार से कई बार हमले किए गए थे। उस लाश को इस कदर छत-बिछत कर दिया गया था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो गया था। फिर पहचान के लिए राजा का भाई इंदौर से मेघालय पहुंचता है और लाश को देखकर पहली नज़र में उस भाई ने भी अपने राजा को पहचानने से इनकार कर दिया। तभी अचानक उसकी नज़र हाथ पर बने उस टैटू पर जाती है जिस पर लिखा था राजा। ये देखकर वो फफक कर रोने लगता है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की है। जब तक इस केस की गुत्थी सुलझी नहीं तब तक देश भर के लोगों के मन में ये सवाल कौंध रहा था कि सोनम का क्या हुआ, कहीं उसे मार तो नहीं दिया गया या उसे जबरन किसी और देश तो नहीं भेज दिया गया जहां उससे गलत काम करवाए जाएंगे। लेकिन तभी ढलते सूरज के साथ इन सभी सवालों पर विराम लग जाता है जब 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे वाले से फ़ोन मांगकर अपने परिवार के पास फ़ोन करती है और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देती है। यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि ये सरेंडर एक नाटक था, हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने की थी और सोनम ने प्लान करके उसे पहले मेघालय बुलाया, फिर खाई तक ले गई और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की और हत्या के बाद वहां से रफू चक्कर हो गई। पुलिस कह रही थी कि कोई ड्रामा नहीं, ये स्क्रिप्टेड मर्डर था। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर एक टूरिस्ट गाइड ने भी ये बताया कि जब ये लोग हनीमून मना रहे थे तो उस वक्त वहां पर 3 से 4 लोग मौजूद थे। सोनम अभी भी कह रही है कि मैं बेगुनाह हूं और मैं पीड़ित हूं, मेरा अपहरण हुआ था। लेकिन पुलिस ये सवाल भी पूछ रही है कि तुम मेघालय से गाजीपुर गई कैसे? तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है, तुम्हारे पति की लाश को चाकुओं से छलनी कर दिया गया और तुम पूरी तरीके से बेदाग कैसे हो सकती हो? शिलांग से गाजीपुर की दूरी करीब 1162 किलोमीटर है। तुम्हें वहां तक कोई थाना नहीं मिला जहां तुम ये जाकर शिकायत दर्ज करवा सकती कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है। तुम्हारे गहने कहाँ गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर तुम बेगुनाह थी तो बाकी अपराधियों के पकड़े जाने के बाद ही सामने क्यों आई? अब मेघालय पुलिस पूछताछ के लिए सोनम को शिलांग ले जा चुकी है, जहां सभी सवालों से पर्दा भी हटेगा और कानून के मुताबिक उसे सज़ा भी मिलेगी। लेकिन इस घटना से हमें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। आज भी हमारे समाज में लड़के लड़कियां अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसके बारे में वो अपने परिवार से खुलकर बात तक नहीं कर पाते, और इसे चाहे आप संस्कार समझ लीजिए या समाज में उठने वाले सवालों का डर। कहीं मैंने लव मैरिज कर ली तो ये समाज मेरे माता पिता को क्या कहेगा? कहीं जात बिरादरी में लोग उन्हें दूसरी नज़र से तो नहीं देखने लगेंगे? शायद ऐसा ही कुछ सोनम के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि वो
जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था और उसके मन में भी ये सवाल ज़रूर रहा होगा कि मैंने अपने प्यार के बारे में अगर अपने माता पिता को बताया तो उसकी शादी उस लड़के से तो नहीं करवाएंगे जो खुद उनकी फैक्ट्री में मजदूर था। आज भी हमारे मॉडर्न समाज में बहुतेरे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें अगर किसी परिवार में लव मैरिज होती है तो परिवार को कई बार ऐसा लगता है कि शायद उनकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी, समाज में उनके बारे में चार बातें होंगी, अलग अलग समाज उस परिवार से शायद दूरी बना लेगा। जाति और धर्म की बेड़ियों से हमारा समाज इस कदर जकड़ चुका है कि अगर कोई अपने माता पिता से कहे कि मुझे इस लड़की या लड़के से शादी करनी है तो सबसे पहले जाति पूछी जाती है। अगर संयोग से अपनी जाति का भी हो तो वो हमारे कुल से छोटा नहीं होना चाहिए, परिवार रसूखदार है कि नहीं, खुद का घर चाहे 2 कमरों का हो, लेकिन शादी किसी कोठी में रहने वाले लड़के से ही करेंगे, भले ही लड़की का मन लगे या ना लगे। ये बात भी ज़रूर है कि परिवार बच्चों की खुशियाँ चाहता है, लेकिन वो खुशियाँ किस काम की जिसमें कुछ दिनों बाद किसी का लड़का किसी का दामाद किसी ड्रम में मिले या पंखे से लटका हुआ मिले या जंगल की झाड़ियों में उसकी हत्या कर दी जाए। आपने देखा होगा रिश्तों के लिए जब 2 परिवार मिलते हैं और लड़का और लड़की साथ बैठते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप आपस में एक दूसरे से बात कर लीजिए, एक दूसरे से कुछ पूछना है तो उन्हें पूछ लीजिए, एक दूसरे को ठीक से जान लीजिए। और लड़का लड़की ज़्यादातर एक दूसरे के बारे में यही पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी हॉबी क्या है। बाकी चीज़ें शायद अब के बाद से कोई भी लड़का यही पूछेगा लड़की से कि क्या आपका अफेयर तो नहीं है, और लड़की भी पहला सवाल शायद यही पूछेगी कि क्या शादी से पहले आपका कोई अफेयर तो नहीं था। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। मसलन सती प्रथा का खात्मा हुआ तो इस देश में लड़कियों को कोख में मार देने के खिलाफ आवाज़ भी उठाई गई। चौके चूल्हे के साथ देश की लड़कियां आज स्पेस तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन जब सोनम और मुस्कान जैसी लड़कियों की खबरें अखबारों में सुर्खियां बनने लगे तो हर माता पिता को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि वो उसे इंजीनियर डॉक्टर बनाने से पहले कम से कम इतनी आज़ादी तो दें कि वो खुलकर उनसे बात कर पाए। समाज ने प्रेम के कई उदाहरण देखे हैं, हीर रांझा, लैला मजनू को कौन नहीं जानता, लेकिन बदलते वक्त में जिस तरह से प्यार की परिभाषा बदल रही है, अगर इस पर पूर्ण विराम नहीं लगा तो कौन जानता है कि अगला राजा फिर कहीं गुड़गांव या कोयम्बटूर तो कहीं अहमदाबाद या किसी और शहर का भी हो सकता है। आपको ये वीडियो हमें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।